राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विजय सरदाना जी टॉस के इस खास एडिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम किसान आंदोलन जो दिल्ली देश की राजधानी है उसकी सीमाओं पर जो चल रहा है, काफी अरसा हो चुका है उसको, उसके बारे में कुछ किसानों की हालत इतनी बदहाल क्यों है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल विजय जी, और बहुत सीधा सा सवाल, कि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है आजादी के समय से लेकर अभी तक, तो 70 साल बाद भी किसान देश का बदहाल क्यों है? सबसे पहले तो ये, जबकि दूसरे सेक्टर्स जो हैं, उनमें आमदनी कई गुना बढ़ गई है, किसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भारत के संविधान में अगर आप जाते हैं, एक बहुत अच्छी बात लिखी गई थी। एक है चैप्टर 13, जिसको हम कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड चैप्टर भारत के संविधान में। उसमें यह था कि किसी भी तरह का जो ट्रेड भारत में होगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, चाहे वो किसान है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या बाकी लोग हैं। जी। अब समस्या किसानों के साथ ये हुई कि 70 साल तक हमने किसानों को वो आजादी नहीं दी जो संविधान ने दी हुई थी। हमने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि जो किसान की खेती है वो कंज्यूमर के लिए है। तो हमने जितने कानून बनाए वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाए, किसानों को ध्यान में और किसानों की आमदनी को ध्यान में रख के नहीं बनाए। चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था कि कंज्यूमर का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे ही रेट बढ़ने लगता हम उस पर पाबंदी लगा देते तो रेट फिर गिर जाता। जब कंज्यूमर ही पूरे पैसे नहीं दे रहा है तो किसान तक कैसे पहुंचेगा? पहला। दूसरा, आप और हम आज भी 50 रुपए किलो सब्जी खरीद रहे हैं, किसान तक 5 रुपए पहुंच रहा है। हमने ऐसे सिस्टम बनाए कि इतने सारा बिचौलिया तंत्र बीच में आ गया। ये 45 रुपए कौन रख रहा है किसान का? जी। कोई उसमें कमीशन एजेंट है, कोई छोटा आड़तिया है, कोई बड़ा आड़तिया है, कहीं कोई मंडी टैक्स है, कहीं कुछ और है। सबने मिलके, और सबको ये पता था, जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं उसी तरह खाने की बात है। बगैर पेट्रोल के देश नहीं चल सकता, बगैर खाने के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो सबको पता था कि खाना तो बिकेगा, लेकिन जैसे ही खेत से खाना निकलता हर आदमी उसमें बंदर बांट में लग गया। कंज्यूमर ने 50 रुपए दिए, किसान तक पहुंचे, बीच वालों ने, जिन्होंने ना कंजम्पशन किया ना प्रोडक्शन किया, सब अपना अपना हिस्सा लेके मस्त होते गए। आपको इसका एनालिसिस इस बात से मिलेगा कि 70 साल में इस देश का किसान तो रहा गरीब, जो आपका सवाल था, लेकिन उसी किसान के माल को बेचने वाले सारे बिचौलिए और आड़तिए अमीर होते गए। इससे क्या पता लगता है कि जो हमने इकोसिस्टम बनाया था, जो पॉलिसीज बनाई थी, ना उससे कंज्यूमर को फायदा हुआ, वो महंगाई में दबता रहा, ना किसान को फायदा हुआ क्योंकि वो गरीब रहा। पैसा किसने बनाया खेती के नाम पे? जो बिचौलिए थे। बिल्कुल। 70 साल से इस देश में हमने संविधान को इग्नोर किया और बाकी लोगों ने उस पे पूरी लूट मचाई, और इसीलिए एक तरफ किसान गरीब रहा और दूसरी तरफ कंज्यूमर परेशान रहा। ये जो विजय जी, 3 जो कृषि सुधार कानून, अगर हम एक शब्द फ्रेज में कहें, इनकी समीक्षा आपके अंदर, आपके ज़हन में जो अर्थशास्त्री बैठा है, वो किस तरह करता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इनको मैं कृषि व्यापार कानून मानता हूं, मैं कृषि कानून नहीं मानता, क्योंकि ये व्यापार संबंधित है, ट्रेड संबंधित है, ये कृषि संबंधित कानून नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इकोनॉमी में 2 एंटिटी होती है, एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर। किसान है प्रोड्यूसर, आप और हम है कंज्यूमर। बिल्कुल। जब 2 लोग आपस में डील कर सकते हैं तो तीसरे की जरूरत क्यों है? 70 साल से हमने इन दोनों को मिलने नहीं दिया और बीच वालों ने खूब मलाई कमाई इस गैप को लेके। अब इन कानूनों ने एक अच्छी बात यह करी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को आमने सामने लिया कि अगर कंज्यूमर चाहे तो डायरेक्ट डील कर सकता है। जी। तो अगर मैं किसी चीज के 50 रुपए दूंगा तो पूरे किसान को 50 रुपए मिलेंगे। आप मेरे घर पे आ जाइए या मेरे मोहल्ले में आइए, अपना ठेला लगाइए, आपको पूरे पैसे दूंगा। आपको ना उस पर टैक्स देना है, ना कमीशन देना है, ना कोई खर्चा देना है। मुझे लगता है किसानों के लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब किसान कहेंगे हमने तो आज तक किया नहीं, ये बात सही है।
ये ही बात आज हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज को करने की जरूरत है कि हमने किसानों को 70 साल ये सिखाया कि कैसे उगाएं, अब हमें किसानों को सिखाना है कैसे कमाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले उगाते रहे, अब कमाना सिखाना होगा। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि किसान को पैसे की भाषा समझ में आती है। हमें अपने सिखाने के काम को बहुत तेजी से सारे मीडिया को जोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है डीडी किसान, डीडी दूरदर्शन को कम से कम 1 महीने तक सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि किसानों का जितनी जल्दी से हम इंप्रूवमेंट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग में, स्किल डेवलपमेंट में, उतना जल्दी किसान का भला होगा। बिल्कुल सही बात है विजय जी। 90 के दशक में जब कंप्यूटरीकरण होने दौर की शुरुआत थी बिल्कुल, तब हमने देखा कि कंप्यूटर का सारी श्रम यूनियनें जो थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में हुआ करता था, हमारी जो यूनियन थी उसने भी हड़ताल कर दी कि नहीं साहब हम कंप्यूटर पर नहीं बैठेंगे। लेकिन आज वही कंप्यूटर जो है रोजगार का, अगर वो कंप्यूटर नहीं आता आपको तो फिर अच्छा रोजगार आप नहीं दे सकते। और दूसरा एक और भी है कि जड़त्व का नियम है विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, कि जब कोई वस्तु चल रही होती है तो वो चलते रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए, और जब कोई वस्तु रुकी पड़ी हुई तो होती है तो वो रुकी ही रहना चाहती है। तो सोच बदलने का किसानों को भी, जो किसान संगठन है उनको भी, देश में 500 से ज्यादा हैं, उनको भी बहुत जरूरत है इस बात की कि किसानों को वो समझाएं। एक और अंतिम सवाल मैं कर लेता हूं, क्योंकि मैं खुद गांव से आता हूं। जब हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में या किसी शादी ब्याह के मौके पर गांव जाते थे, तो हमने अपने खेतों में अरहर की दाल, मूंग की दाल, मटर, आलू, सारी सब्जियां, मक्का, हर फसल की, हर सीजन की हर फसल होते हुए देखी है। और मैं तो पहचान भी सकता हूं कि अरहर का पौधा है, ये किसका पौधा है। शायद हमारी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो नहीं पहचान पाएगी। आज उन्हीं खेतों में लेकिन हमारे केवल और केवल कैश क्रॉप्स होने लगी हैं। आलू की भरमार हो गई है आगरा रीजन में। तो ये मिश्रित खेती जो है, ये भी मुझे लगता है कि एक सुधार का कदम है, क्योंकि पहले वाटर सिस्टम से कम किसान साल भर खा तो लिया करते थे। उन्हें केवल नमक और मसाले जैसी दूसरी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती थी। अब तो हम देखते हैं कि मूली, आलू को छोड़ के बाकी सब कुछ बाजार से खरीदना पड़ता है। इस पर क्या कहें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन देखिए क्या है कि चाहे किसान हो या हम हो, देखिए हमारी सबकी भौतिक जरूरतें बहुत बढ़ गई। जी, हमारे बच्चे भी, चाहे किसान के बच्चे हैं उसको भी स्पोर्ट्स शू चाहिए, मेरे बच्चे को भी स्पोर्ट्स शू चाहिए। बिल्कुल। मिश्रित खेती से शायद उसको स्पोर्ट्स शू ना मिले। कहने का मतलब यह है मेरा कि देखिए एस्पिरेशन सबके होते हैं, हमें उस सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन किसानों को यहाँ जो पहले मिश्रित खेती थी, अब उसमें एक बदलाव करने की जरूरत है। किसानों को अब एक संगठित खेती करनी होगी। बिल्कुल। संगठित खेती का मतलब है कि पहले आपके पास अगर परिवार में 10 एकड़ जमीन थी, अगर आप 2 भाई थे तो 5-5 रह गई होगी खाते में। अब आप दिल्ली में है तो शायद भाई आपका खेती करता होगा या आपने बटाई पे दी होगी, लेकिन जमीन का साइज निश्चित रूप से छोटा हुआ है। ये बात तो सबको समझ में आ रही जी। है। इसलिए अब जरूरत है कि हम मिश्रित खेती अगर नहीं भी कर रहे तो कम से कम संगठित खेती करें, क्योंकि जब तक हम संगठित खेती नहीं करेंगे हमारी बार्गेनिंग पावर नहीं आएगी। जब तक हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं आएगी हम लोग कमा नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है किसान भाइयों से कि आप अगर 100 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं या 20 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और आपकी 10-10 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन बन जाती है, अब आप उसमें डिसाइड करें कि भाई हम 200 परिवारों को कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना आलू चाहिए, कितना क्या चाहिए, उतना तो हम अपने जैसे किचन गार्डन है, अब उस 200 में से 10 एकड़ या 20 एकड़ में तो हम अपने जरूरत के लिए उगाएंगे, सबकी बहुत आपस में अच्छा बांट लेंगे। प्रस्ताव। जी। अब रही बात 180 एकड़, 180 एकड़ में हम वो काम करेंगे जिसमें हमारी कमाई ज्यादा हो। बिल्कुल। अब चाहे उसमें आलू उगाना है, टमाटर उगाना है, या एक्सपोर्ट के लिए बासमती उगाना है, या संतरा उगाना है, या उसमें भी हम अलग अलग करें कि 20 एकड़ में हम सब्जी उगा लेंगे, 20 एकड़ में हम संतरा उगा लेंगे, 20 एकड़ में हम चावल उगाएंगे, 20 एकड़ में हम दाल उगाएंगे, जो भी है, ताकि हमारे को अगर चावल में रेट नहीं मिल रहा तो दाल में मिल जाएगा, दाल में नहीं मिल रहा तो कम से कम सब्जी तो ताजी बिक ही रही है। और सब्जी जो हम पैदा कर रहे हैं वो हम क्यों मंडी में लेके जाए, हम डायरेक्ट अपना ठेला कॉलोनी में क्यों नहीं लगवा ले। एक बच्चा हमारे गांव में खाली बैठे हैं, उनको ट्रेनिंग करके जो बेरोजगार युवक गांव में बैठा है उसको तैयार करें मार्केटिंग और सेल्स के लिए। बिल्कुल। आजकल जब हम अमेजन में पढ़े लिखे बच्चे देख रहे हैं,
बाकी जो ई कॉमर्स के पढ़े लिखे बच्चे जो लॉजिस्टिक्स संभाल रहे हैं, तो क्या हमारे सब्जी आलू नहीं संभाल सकते? आज हम आईआईएम के बच्चे पढ़ के, मैं आईआईएम अहमदाबाद का पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के बच्चे क्या कर रहे हैं? सुपरमार्केट में क्या देख रहे हैं? यही तो देख रहे हैं कि आलू प्याज कैसे बिक रहा है। सिर्फ यही है कि किसान धोती पहन के देखता है, वो सूट कोट पहन के देखते हैं, और क्या देख रहे हैं? तो सब्जी तो वही है, खाना तो वही है, दालें तो वही है, सिर्फ एनवायरमेंट अलग है। ये ठेला है, वो दुकान की शेल्फ है। कहने का मतलब ये है कि रास्ते बहुत है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और एक रिक्वेस्ट है मेरा सारे किसानों से कि आपकी नजर सरकार पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर कंज्यूमर पे होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कंज्यूमर देता है, टैक्स भी सरकार कंज्यूमर से लेती है, और आपको भी पैसा कंज्यूमर मिलता है। जो आपको सब्सिडी मिलती है, उसके लिए जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, वो भी कंज्यूमर से ही करती है। सरकार का अपना कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ मैनेजर है। कई बार लोग कहते हैं सरकार दे देगी, सरकार कहां से ले आएगी? सरकार अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी नजर कंज्यूमर पे रहेगी, एज ए किसान संस्थाएं, हम कभी मार नहीं खाएंगे। जो कंज्यूमर को चाहिए, जहां चाहिए आप देते रहिए, कंज्यूमर पैसा देने को तैयार है। हाँ, आप जितना कंज्यूमर के पास जाएंगे, उतना आपकी इनकम बढ़ेगी। आप जितना दूर कंज्यूमर से रहेंगे, उतने आपकी इनकम घटेगी। आपका बिचौलिया क्या करता है? आपका ट्रेडर क्या करता है? आपसे सामान लेता है और कंज्यूमर को बेचता है, इसलिए वो अमीर है। नया कानून ये कहता है कि आप खुद कंज्यूमर को बेचिए ना, आप बिचौलिए को क्यों बेच रहे हैं? बिचौलिया मेरे को 40 रुपए में देता है, आपको वापस आके 5 रुपए देता है, बाकी वो जेब में रख लेता है। आप मुझे लाके वही चीज देंगे, आपको भी 40 मिलेंगे। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी अगर कमाई करनी है। अगर हम ये उम्मीद करें कि हम नहीं बदले और कमाई बढ़ जाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। जी, बिल्कुल। विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संगठित खेती अगर की जाए, तो इससे न केवल आर्थिक सूरत बदलेगी, बल्कि मुझे लगता है कि जब मिल-जुल के काम होंगे, तो समाज में भी एक नए सिरे से मजबूती आएगी, और भी जो हमारे सामाजिक सामने सौहार्द। हमारे सामने उदाहरण है अमूल का। अमूल में भी तो किसान है, डेयरी में सारे किसान हैं। डेयरी के भी तो किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास तो एक एक दो दो गाय है। आज वो भी तो समृद्ध हो रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि इसी देश के किसानों ने हमारे सामने एक मॉडल रखा है, किसानों ने मिलकर संस्थाएं बनाई और उसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी क्षेत्र के किसानों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सबसे बड़ा जो हमने, जिसको कहता हूं ना मैं, नशा हमारे खासकर जो नॉर्थ के किसानों को लग गया है, वो एफसीआई का लग गया है। बैठे बैठाए पैसा आ जाना चाहिए, गन्ना भी लगा दिया तो गन्ना की मिल है। तो गन्ना और एफसीआई ने नॉर्थ इंडिया के किसानों की सोच को बिगाड़ दिया। जी, जी। चलते-चलते बहुत संक्षेप में, जो दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि देखिए, इस देश में बहुत पैसा कंज्यूमर आपको देने को तैयार है, लेकिन आपको कंज्यूमर तक जाना होगा। जब तक आप बाजार से नहीं जुड़ेंगे और खुद नहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपका भला नहीं हो सकता। जब तक आप किसी और के भरोसे हैं अपने भविष्य के लिए, चाहे वो बिचौलिया है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, आपका भला नहीं हो सकता। आपका भला एक ही आदमी कर सकता है, वो है इस देश का कंज्यूमर। आप अपनी संस्थाएं बनाएं, बाजार को अपने कंट्रोल में करें, सरकारों से कहें एपीएमसी हमारे हवाले करो, और जो बड़े शहर हैं वहां की सरकारों से निवेदन करो कि हमें अपनी दुकान खोलने की जगह दे दो। किसान संस्थाएं खुद अपना माल बेचें, जैसे डेयरी में अमूल का किसान कर रहा है। उस मॉडल को इंप्रूव करके अपने हिसाब से ढाल के, जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। तो वही किसान जो आज गेहूं चावल कर रहा है, वो डेयरी का भी कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं, जो आप अपना दूध डेयरी में देते हैं और उसका फायदा आपको पता है, उसी तरह की संस्थाएं आप बाकी क्रॉप में क्यों नहीं बनाना चाहते? ये ताजुब की बात है। तो आपके पास आंसर है, सोच बदलिए, आपका भविष्य बदल जाएगा। बिल्कुल, सोच बदलिए और आपका भविष्य बदल जाएगा। विजय सरदाना जी ने खेती किसानी पर बहुत टेक्निकल बातचीत नहीं करके, बहुत सरल शब्दों में, बिल्कुल आम फ़हम भाषा और शब्दावली में जो सीधे-सीधे बात समझाने का प्रयास किया है, टॉस भी उसका समर्थन करता है। और हम अपने इस मंच के ज़रिए
दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि वे अब उठें, सरकार से बातचीत करें और अपने-अपने घर जाएं। अभी बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो अपने घर जाइए। एनसीआर के लोगों को, जो 3 करोड़ लोग हैं करीब, उनको रोजाना जो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और जो सप्लाई चेन की वजह से सब्जी की सप्लाई दिल्ली में रुकी पड़ी है, बहुत सारा और नुकसान हो रहा है। इसको देश हित में जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को सुलझाइए। उलझाने में कुछ नहीं रखा है, सुलझाने में सारी बातें हैं। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टॉस के लिए समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।